नमस्कार। सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां कांग्रेस ने टिकट के लिए दावेदारी की प्रक्रिया शुरू की। ब्लॉक में आवेदन लेने के बाद अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या होगा इन बैठकों में खास और क्या कहते हैं इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने 2000 से अधिक दावेदार सामने आए हैं। दावेदारों के आवेदन ब्लॉक अध्यक्षों तक पहुंच चुके हैं। अब उनकी स्क्रूटनी और नामों की अनुशंसा की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन इससे पहले ब्लॉकों में बैठकें भी होंगी। इन्हीं बैठकों में हर विधानसभा से 5 नामों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद नाम पहले जिला फिर प्रदेश कांग्रेस को भेजा जाएगा। बैठकों की शुरुआत गुरुवार से कर दी जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नेटा डिसूजा और एल हनुमंथा रायपुर पहुंचेंगे। दोनों सदस्य यहां दावेदारों से बातचीत कर उनकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि 31 तारीख से पहले ब्लॉक और जिले में बैठक हो जाए और 31 तारीख से पहले हमारे पास आवेदन आ जाए प्रदेश में। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हमसे ज्यादा तो पता ब्लॉक अध्यक्ष को रहता है। कार्यकर्ताओं का करीबन 25 से 30 लोगों का कार्यकारिणी टीम रहती है। वो लोग वहाँ चयन करेंगे, कुछ लिस्ट शार्ट करके भेजेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के 2 मेंबर आएंगे, नेट्टा डिसूजा जी और हनुमंतैया जी। वो भी संभवतः 2-3 दिन में प्रदेश का दौरा करेंगे। आखिरकार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन की मौजूदगी में 4 और 5 को रायपुर में बैठक पर नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया जाएगा, जहां केंद्रीय चुनाव समिति नामों पर मुहर लगाकर अपनी पहली सूची जारी करेगी। वहीं कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं, कांग्रेस में 1 अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। देखो, हम तो चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर नहीं, उनको ग्राम स्तर पर आवेदन लेना चाहिए। वो जितने नीचे स्तर पर आवेदन लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और जब 1 अनार होगा और 100 बीमार होंगे तो फिर सब बीमार ही रहेंगे, अनार किसी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी को लेकर मची हलचल पार्टी के लिए फिलहाल शुभ संकेत है, लेकिन असली कहानी तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद शुरू होगी, जिसको लेकर संगठन अभी से लगातार एकजुटता का संदेश देने में लगा है। संकल्प शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब सबको उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड को लेकर मंगलवार को नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हो गया। इसके अलावा गोल बाजार में दुकानों को लेकर भी जमकर हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गईं। विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बहस के बीच 31 एजेंडे पर मुहर लगी। सामान्य सभा में विपक्ष के सवालों पर शहर सरकार ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में तीसरे दिन भी महापौर परिषद विपक्ष के सवालों से घिरती नजर आई। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर लगातार 3 दिन से सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगाए। महापौर एजाज टेबर के वादे और कांग्रेस के यूजर चार्ज कम करने की घोषणा को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद हिंद स्पोर्ट ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर पार्षद सरिता दुबे ने जोरदार हंगामा किया। पार्षद दुबे ने महापौर को सीरत मैदान में निर्माण करने को लेकर चैलेंज किया। इस मामले को लेकर महापौर ने ये कहा कि पहले इन समितियों से चर्चा कर उनकी सहमति ली जाएगी, इसके बाद आगे काम किया जाएगा। हंगामे के दौरान MIC मेंबर ज्ञानेश शर्मा और पार्षद मृत्युंजय दुबे के बीच तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन गई। आरोप प्रत्यारोप के बाद सभापति प्रमोद दुबे ने विषय विलोपित कर दिया। देखिए, कॉम्प्लेक्स बन जाए अच्छी बात है, लेकिन बिना हिंद स्पोर्टिंग के पदाधिकारियों को अपने पक्ष में लिए, उनके साथ चर्चा किए बगैर, बिना किसी सहमति के, एग्रीमेंट के, आप कैसे इस जो एजेंडा में इसको लाके आप पास कर सकते हैं? उनका मालिकाना हक है, आपको सीधा उनसे बात करना चाहिए। बॉन्ड बेचकर नगर निगम रायपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कराने का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बॉन्ड बेचकर जो व्यवस्था, जो काम बताया जा रहा है, जो 5 काम की लिस्ट दी गई है, उस 5 कामों में न तो सत्ता पक्ष की को जानकारी है, न विपक्ष को जानकारी है। आखिर में ये सब एजेंडा तैयार कौन करता है? व्यापारियों की ये मांग है
कि वो चाहते हैं कि 1 रुपए के उसमें रजिस्ट्री हो जाए, 1 रुपए के स्टाम्प में उनकी रजिस्ट्री हो जाए, जो चीज संभव मुझे नहीं लगती। सामान्य सभा में निगम के बॉन्ड बेचने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विरोध किया। प्रस्ताव में अधूरी जानकारी और लोगों को मिलने वाले ब्याज की जानकारी नहीं होने को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इधर भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये चला चली की बेला है। कंगाल नगर निगम के बॉन्ड कौन खरीदेगा? शहर सरकार ने सामान्य सभा में कई एजेंडे बताए हैं, लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं है। ये सरकार की चलाचली की बेला है, नगर निगम की चलाचली की बेला है। बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बॉन्ड बेचेंगे। इस कंगाल नगर निगम का बॉन्ड कौन खरीदेगा? खाली थोथी घोषणाएं हैं, काम कुछ नहीं होगा। जब हिंद स्पोर्टिंग मैदान में लोहे की जाली लग चुकी है तो दीवार का शिलान्यास कैसे हो रहा है? तो खाली भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे खाने के लिए काम हो रहा है। नगर निगम कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं है तनख्वाह बांटने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो वो क्या काम करेगा? सामान्य सभा में गोल बाजार में दुकानों को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। आवंटित संशोधित मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सामान्य सभा के तीसरे दिन कुल 28 से 32 तक के एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें से 31 एजेंडे पर मुहर लगी। ओपन प्लॉट पर लिए जा रहे संपत्ति कर में रियायत देने के लिए प्रस्ताव भी पास हुआ। एजेंडा नंबर 32 भी बहुमत से प्राप्त हुआ। निगम द्वारा रिक्त दुकानों को किराए में दिए जाने के लिए नीति निर्धारण के संबंध का एजेंडा पास हो गया। वहीं भाजपा दल ने महापौर पर मनमानी का आरोप लगाया है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। इधर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों को महिला मोर्चा द्वारा चलाए जाने वाले अभियान की भी जानकारी दी। ये कहा कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सुपोषण योजना सहित 50 योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इन जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश की भ्रष्टाचार सरकार ने रोक रखा है। उन्होंने शराबबंदी की वादा खिलाफी पर घर घर तक पहुंचाने की भी बात कह दी। मामले में वांथी श्रीनिवासन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा से बातचीत की हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े ने। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, उनसे बात करेंगे। मैम, इलेक्शन के लिए अब 3 महीने का वक्त रह गया, किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए? स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सप्लेनिंग द गुड वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्सपोजिंग द फेल्यूर of the Congress Chhattisgarh government. So this is the two strategy for which we are organizing the several outreach program, whether it is for young yuvati or for the poor and rural women and for the influential voters like an intellectuals or professional. अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग मीटिंग का प्लान तैयार है। युवती सम्मेलन की बात की जा रही, तो किस तरह का ये सम्मेलन रहने वाला है? कैसे युवा युवतियों को आप लोग लेकर आएंगे बीजेपी के पास? See, in each assembly we are going to connect with a minimum of 1,000 young women, and for which we are having a plan of organizing the camp, and after that we are going to have a Yuvati Samvad, in which we are going to have an interaction with them and how for the education or employment or for entrepreneurship, how the central government Modi ji is having a vision for them. We would like to explain them. शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा था, पिछली मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया शराबबंदी को नहीं किया, अब किस तरह इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? We will explain to the women how they have given the false promises only for the purpose of having the power. They have given the false promises, they did not fulfill it. So Mahila Morcha is going to tell the people how PM is giving the benefit under a different yojana, like that the Chhattisgarh also would be given the benefit. Suppose if they voted for BJP. हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी जो नहीं हुई उसको लेकर जो है, जो 3 महीने जो है उसमें जो है बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सभी महिलाओं तक पहुंचेगी और सरकार की नाकामियों को बताएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन के पहले युवती सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए युवा जो युवती है उनको बीजेपी के पाले में लाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़ रायपुर। तो विजय संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा में बुधवार को मोर्चा पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने ये बैठक ली। 1 सितंबर से संभावित विजय संकल्प यात्रा के लिए सभी मोर्चा को इस बैठक में टास्क दिया गया है।
वापसी के लिए भाजपा ने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय कर दिया है। इस कड़ी में आज जो चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और सह प्रभारी नितिन नवीन ने सभी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक ली है और चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर से जो विजय संकल्प यात्रा निकलनी है उसको लेकर भी टास्क दिया गया है। तो क्या कुछ टास्क दिया गया है? हम सीधा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत से बात करते हैं। सर, आज बैठक हुई है, क्या कुछ टास्क दिया गया है विजय संकल्प यात्रा और चुनावी तैयारियों को लेकर? नए मतदाताओं के नाम को जोड़ने का एक 3 दिवसीय अभियान चलाने का हमको निर्देश मिला है। साथ ही साथ संपर्क अभियान हम लगातार कर ही रहे हैं और युवाओं का एक नए मतदाताओं का बड़ा सम्मेलन भी सभी विधानसभाओं में किया जा रहा है। साथ ही साथ आप जैसे कह रहे हैं कि विजय संकल्प यात्रा में युवा मोर्चा को अग्रिम पंक्ति पे चलना है। जहां यात्रा पहुंचेगी उससे एक दिन पहले जाके हम वहां वातावरण खड़े करेंगे। बाइक रैली के माध्यम से विभिन्न गाँव से बाइक रैली का यात्रा निकालते हुए उस यात्रा में हम शामिल करेंगे। ऐसे बड़ी जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है। अल्पसंख्यक के पदाधिकारी भी है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम और क्या आज बैठक हुई, इसमें क्या जिम्मेदारी मिली है? मैं शकील अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे से। आज की बैठक में जो विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग जिन जिन विधानसभा में पूरे प्रदेश में जहां से यात्रा गुजरेगी वो अल्पसंख्यक समाज के लोग उनका अपने वेशभूषा के अनुरूप स्वागत करेंगे और अल्पसंख्यक समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा एक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एससी मोर्चा के भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है नवीन जी। सर, कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस को बड़ा झटका देकर जो सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं वो भाजपा में आ गए। अब किस तरह एससी मोर्चा को इससे शक्ति मिलेगी और आगे आप लोग किस तरह काम करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो सरकार है भूपेश बघेल, उनके ऊपर सभी वर्गों का भरोसा टूट गया है, ख़त्म हो गया है और इसीलिए आस भरी निगाह से सब जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में कल सतनामी समाज के धर्मगुरु ने प्रवेश किए और हम लोगों ने भव्य स्वागत किए हैं। और आने वाला समय में अनुसूचित जाति वर्ग और उनके अन्य उपजातियां सभी के सभी का हम लोग सब तैयारियां कर रहे हैं कि अलग अलग समितियों की गठन कर रहे हैं, समाज में समिति बना रहे हैं, उनके सम्मेलन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो है उनका सम्मेलन करेंगे, उसकी सूचियां तैयार हो रही है। और हम अभी बस्तियों में, अनुसूचित जाति बहुल गाँव है, बस्ती है, उसको टारगेट करके हम वहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। और जो आने वाला समय विजय संकल्प यात्रा जो होगी उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सभी समाज वहां शामिल हो, सहभागिता हो और उनके साथ चले, वातावरण ऐसा हो कि विजय का संकल्प लेकर ही हम आने वाला 2023 में विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल, ये भाजपा के तमाम जो है मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने जो इनको जो टास्क दिया गया उसकी जानकारी दे रहे थे। साथ ही जो अब चुनाव को 3 महीने बच गए तो उनकी क्या भूमिका होगी, किस तरह काम करेंगे, विजय संकल्प यात्रा में भी किस तरह काम करना, इन तमाम बिंदुओं पर आज सभी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनको जानकारी दी गई है। और सबकी यही कोशिश है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर। इधर पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने 2500 ग्रामीणों के साथ बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। केशकाल प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के समक्ष टेकाम ने भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओम माथुर ने कहा कि सत्ता का रास्ता बस्तर से ही गुजरता है। बस्तर की 12 की 12 सीट पर कब्जा करना है, इसलिए बस्तर को प्यार करने वाले पूर्व IAS नीलकंठ टेकाम को अपने दल में शामिल कर लिया गया। एक चर्चा करेंगे। सर, छोटी सी मंच, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे, क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से बस्तर की 12 की 12 सीट हम जीतने वाले। अभी आपके जो पार्टी है सभी IAS IPS ने शिरकत कर रहे हैं। और आ रहे इंतजार करिए। बहुत जनप्रतिनिधि का भीड़ देखा गया, कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया, क्या कहेंगे? पूरे बस्तर में उत्साह का वातावरण है। नीलकंठ टेकाम के आने से एक वातावरण का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में पूरे बस्तर में हम भारतीय जनता पार्टी को अग्रणी स्थान बनाए। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया। सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ
हिंदू आदिवासी समाज के लोग अंबिकापुर पहुंचे। उनका ये कहना है कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र 95% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी ईसाई समाज को टिकट देकर उरांव समाज के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। क्षेत्र से आए बीजेपी कार्यकर्ता और समाज के लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष कश्यप ने। में विधानसभा चुनाव करीब हैं और समय के महत्व को देखते हुए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसमें से एकमात्र लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र सरगुजा जिले में शामिल है। लेकिन टिकट प्रत्याशी की भाजपा के द्वारा फाइनल किए जाने के बाद क्षेत्र में अब विरोध का शोर देखने को मिल रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं यह संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं और भाजपा के द्वारा जो प्रत्याशी हैं प्रमोद मिंज लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से उसके विरोध में यहाँ पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना लेटर के माध्यम से अपना विरोध से उन्हें अवगत भी कराएंगे। आप लोग अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं, भाजपा ने लुंड्रा से प्रमोद मिंज का टिकट फाइनल किया है, आखिर विरोध किस चीज का? विरोध हमारा इस चीज का है, लुंड्रा विधानसभा पूरे 95% हिंदू बहुल एरिया है और क्या बीजेपी को उस हिंदू बहुल एरिया में एक भी हिंदू प्रत्याशी क्या नहीं दिखा? क्या ईसाई को टिकट देना जरूरी था? ऐसा हम लोग मांग रखने के लिए बीजेपी कार्यालय आए हैं। क्या कारण होगा कि आज अंबिकापुर आपको आना पड़ा? सर मैं बताऊं आपको, मैं हूं लीलाधर पैकरा, कंवर समाज अध्यक्ष। हम लोग अंबिकापुर इसलिए आए हैं सर, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र जो है एसटी का सीट है जो कि अल्पसंख्यक उनको टिकट दिया गया है। लुंड्रा से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद मिंज को बनाए जाने के बाद हिंदू वर्ग में नाराजगी है, उनके वर्ग को लेकर नाराजगी है और इनकी मांग है कि किसी हिंदू को ही लुंड्रा विधानसभा सीट से भाजपा टिकट दे। संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ शहर में बीजेपी अपने चारों मंडलों की बैठक कर रही है, जिसमें बिहार के बतनाहा विधानसभा के विधायक अनिल कुमार ने हिस्सा लिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंडल प्रभारियों को प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर जनता में अवगत कराने की भी बात कही गई और आगामी चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने पर भी काम किया गया। पार्टी के एक विधायक प्रवास पर डोंगरगढ़ आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। ये डोंगरगढ़ की धरती माँ कमलेश्वरी के दर्शन करके आज प्रथम विधानसभा पूर्व कमेटी की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बातचीत। रायगढ़ जिले में टिकट वितरण के लिए कांग्रेस को इस बार खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी हां, जिले की चारों विधानसभा सीटों में 22 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। जानकर आपको हैरानी होगी कि 4 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस में चल रहे दावेदारी की प्रक्रिया के तहत सर्वाधिक रायगढ़ विधानसभा सीट पर 21 दावेदारों ने दावेदारी की है। वहीं आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित लैलूंगा विधानसभा सीट पर भी 16 लोगों की दावेदारी है। अब इन दोनों सीटों पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से दावेदारों की बड़ी संख्या है और बड़े चेहरे हैं, ऐसे में 5 नाम का पैनल बनाना कांग्रेस कमेटी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ये भी आपको बता दें कि खरसिया विधानसभा सीट से सिर्फ उमेश पटेल ने ही आवेदन किया, जबकि धर्मजय गढ़ से 2 आवेदन आए हैं। चुनाव के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हूँ। मेरे साथ महापौर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ जन, सभी पार्षद, एल्डरमैन, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है। कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, हम सब लोग एक मुट्ठी बनकर काम करेंगे और कांग्रेस को विजय बनाएंगे। रायगढ़ में भी हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्षों से आवेदन का जो डाटा लिया है उसके हिसाब से खरसिया, जहां से माननीय उमेश पटेल जी मंत्री हैं, वहां से केवल एक ही आवेदन आया है जो माननीय मंत्री जी ने दिया है। धर्मजयगढ़ में 2 आवेदन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों सीटों पर तो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन पर कुम्हारी में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को लगभग 56 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर नागरिकों ने मंच में लड्डुओं और किसानों ने धान से उन्हें तौला। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर सीएम बघेल ने कहा कि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी लड़ नहीं पा रही तो ईडी आईटी को सामने कर रही है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। ईडी आईटी के 300 अधिकारी और आने वाले हैं। पाटन से चुनाव में नहीं बल्कि जनता लड़ेगी और मुझे चुनाव जिताएगी। बहुत धन्यवाद। मैं सभी वैज्ञानिकों को खूब बधाई देता हूं जो नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया था। आज से 75 साल पहले जो कल्पना की थी आज साकार हो रहा है, तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। राहुल केतु कौन है? राहुल केतु का असर पड़ा छत्तीसगढ़ में। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है और लड़ नहीं पा रही है तो ईडी आईटी को सामने कर रहे हैं। अब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी वो रेड डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी ईडी आईटी के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्म दिवस बुधवार को बिलाईगढ़ में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सबसे पहले सरसीवा में नए तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद मधाई भाटा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 260 बच्चों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल बांटी गई। निश्चित ही ये हमारे बिलाईगढ़ के लिए आज का दिन बहुत ही यादगार दिन है, ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को सरसीवा तहसील का शुभारंभ किया था। आज उसके विधिवत तहसीलदार जी वहां आए हैं, वहां वेलकम कार्यक्रम था, बड़ा आयोजन था। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे विभाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।